अरे सुनिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। औरंगजेब की मौत के बाद भी लंबे समय तक मराठाओं का शासन चला था। शिवाजी के खानदान के बहुत लोगों ने राजपाट चलाया, मगर उनमें से किसी ने भी औरंगजेब की कब्र को क्यों नहीं खोदा? यदि उन्हें औरंगजेब से दुश्मनी निकालनी ही थी तो शिवाजी के बेटे, पोते, परपोते या फिर खानदान के किसी ने भी औरंगजेब की कब्र क्यों नहीं खोदा? क्या ये सवाल विचारेबल नहीं है? क्या शिवाजी के खानदान के सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि औरंगजेब की मौत के 300 साल बाद एक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा भाजपा से, और वो औरंगजेब की कब्र को खोदेगा, वो दुश्मनी का बदला लेगा और इसी के नाम पर नफरत फैलाएगा? क्या इसलिए उन्होंने कब्र को छोड़ दिया? एक और बात सुनिए, औरंगजेब की कब्र खोदने की बात तो बहुत दूर की है। शिवाजी के परिवार के लोग यानी संभाजी के बेटे औरंगजेब की कब्र पर जाकर शीश नवाते थे, यानी औरंगजेब को सम्मान देते थे। क्या हुआ, खोपड़ियाँ चकराने लगी? समझ नहीं आ रहा ना कि ये औरंगजेब इतना ही बुरा था और उसने संभाजी की हत्या की थी, तो फिर उन्हीं संभाजी के बेटे औरंगजेब की कब्र पर जाकर सम्मान प्रकट काहे करते थे? उन्होंने कब्र को उखाड़ा क्यों नहीं? और तो और लंदन में जाकर अंग्रेजों के बीच बैठकर तगड़ा वाला भाषण देते हुए महात्मा गांधी ने औरंगजेब के शासन की तारीफ क्यों की थी? क्या कारण था कि गांधी जैसा शांति प्रिय और अहिंसावादी व्यक्ति औरंगजेब की तारीफ करने पर मजबूर हुआ? बात तो सोचने वाली है ना, सोचेबल है कि अहिंसा का पुजारी हिंसक औरंगजेब की तारीफ क्यों करता है? ये दोनों ही सवाल अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा इस वीडियो में औरंगजेब और शिवाजी के खानदान को लेकर कुछ और रोचक जानकारी आपको मिलने वाली है। बड़े बड़े इतिहासकार मराठों के बारे में जो बात लिख कर गए हैं, चीज़ों को आपको जान लेना चाहिए, वरना ऐसे ही कोई सत्ता का लालची औरंगजेब के नाम पर आपको टोपी पहना के निकल जाएगा, आपके बच्चों को आतंकवादी बना देगा, दंगाई बना देगा, नेताजी की मेहरारू मुसलमान के साथ रील बनाएगी, बेटा दुनिया भर के मुसलमानों से दोस्ती करेगा, धंधा पानी चलाएगा, मगर उसी मुसलमान के नाम पर भारत के आम हिंदू मरते रहेंगे, मारे जाते रहेंगे। ये वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है। कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो आज तक आपने शायद सुना नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। वैसे तो दुनिया के किसी भी नेता के भीतर इतनी क्षमता नहीं है कि वो झूठ के आधार पर करोड़ों की जनता को टोपी पहना ले, यदि उसके साथ गोदी मीडिया ना हो। यूं कह लीजिए कि गोदी मीडिया मेहरबान तो गधा हो पहलवान। ये काम मीडिया का है कि यदि कोई झूठ बोल रहा है तो उसकी सच्चाई जनता के सामने रखा जाए, मगर जब मीडिया ही झूठ बोलने लग जाए, जब वही दंगाई बन जाए, आतंकी बन जाए, तो सच्चाई कौन दिखाएगा? इसीलिए यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास चलता रहे। 1 नवंबर 1931 लंदन में गुलाबी ठंड थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भीड़ जुटने लगी थी क्योंकि महात्मा गांधी का भाषण होने वाला था। उन्हें सुनने के लिए ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स एलिस बाकर, ब्रिटिश राजनीति विज्ञानी और दार्शनिक गोल्ड्सवर्दी लावेज डिकिंस, प्रसिद्ध स्कॉटिश धर्मशास्त्री डॉक्टर जॉन मरे और ब्रिटिश लेखक एवलिन रेंच शामिल थे। ये कार्यक्रम अपने तय समय से कई घंटे देर तक चला। गांधी खुलकर बोल रहे थे और बोलते बोलते एक स्थान पर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि हर ईमानदार अंग्रेज भारत को स्वतंत्र देखना चाहता है, लेकिन उनका ऐसा मानना क्या दुख की बात नहीं है कि ब्रिटिश सेना के वहां से हटते ही, यानी भारत से हटते ही, दूसरे देश उस पर टूट पड़ेंगे और देश के अंदर भारी मारकाट मच जाएगी। आपके बिना हमारा क्या होगा, इसकी चिंता आपको क्यों हो रही है? आप अंग्रेजों से पहले का इतिहास देखें, उसमें आपको हिंदू मुस्लिम दंगों कोई ज़्यादा उदाहरण नहीं मिलेंगे। औरंगजेब के शासनकाल में हमें दंगों का कोई हवाला नहीं मिलता है। ये आज से 94 साल पहले की बात है, जिस औरंगजेब के शासन की गांधी तारीफ कर रहे थे, और अब उसी औरंगजेब के नाम पर आज़ादी के 70 साल बाद दंगा मचा हुआ है, नंगा नाच चल रहा है। गांधी ने सोचा भी नहीं होगा कि 21वीं सदी में एक ऐसा मुख्यमंत्री होगा भारत में जो नफरत में औरंगजेब की कब्र को ढहा देने की बात करेगा। 11 मार्च को देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सब चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटे, लेकिन इसे कानून के दायरे में करना होगा। कांग्रेस के शासन में इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षण में रखा है। 17 मार्च को फडणवीस ने कहा कि जिस औरंगजेब ने हजारों लोगों की हत्या की, उसकी कब्र की रक्षा हमें करनी पड़ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन नहीं होने दूंगा। महाराष्ट्र में औरंगजेब से नफरत और शिवाजी के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। भिवंडी में शिवाजी का एक बड़ा मंदिर बनवा दिया गया है और फडणवीस ने इस मंदिर को जल्द ही तीर्थस्थल का दर्जा देने की बात की है। इस मंदिर में शिवाजी की मूर्ति के सामने मत्था टेकने के बाद फडणवीस ने जो कहा उसे गौर से सुनिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि शिवाजी महाराज का मंदिर क्यों होना चाहिए?
क्योंकि उन्होंने धर्म, देश और देवताओं के लिए जंग लड़ी और जीती। उन्होंने हमें हिंदू बनाया। जिस तरह लोग भगवान राम की पूजा को संपूर्ण करने के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं, उसी तरह किसी भी देवता का आशीर्वाद लेने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने शीश नवाना चाहिए। ठाणे के भिवंडी में बना शिवाजी का ये मंदिर 2500 वर्ग फीट में फैला हुआ है और इसकी बाउंड्री एक किले की तरह है। बाउंड्री को भी जोड़ दिया जाए तो पूरा मंदिर 7500 स्क्वायर फीट में हो जाता है, ऐसी खबरें हैं। मगर इस मंदिर का अयोध्या कनेक्शन भी है, क्योंकि शिवाजी की मूर्ति को उन्हीं अरुण योगी राज ने बनाया है जिन्होंने राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति को बनाया है। अब आप सोचिए कि महाराष्ट्र में किस तरह शिवाजी के नाम पर राजनीति हो रही है, और जो मुख्यमंत्री शिवाजी के सामने सिर नवाता है, उनकी पूजा करने की बात करता है, वही औरंगजेब की कब्र हटाने की बात भी करता है। मगर सवाल यह है कि मुख्यमंत्री का राजधर्म कहाँ गया? क्या उसी तरह गायब हो गया जिस तरह से एक वक्त में गुजरात में गायब हो गया था और अभी पूरे देश में गायब है? शिवाजी जिंदा होते तो फडणवीस को क्या नसीहत देते? क्या शिवाजी की यही लिगेसी है कि शासक बनने के बाद 300 साल पहले मर गए एक मुगल शासक की कब्र ढहाने की धमकी दो, देश की 15% आबादी को मुगलों के नाम पर धमका कर रखो? फडणवीस के बार बार औरंगजेब पर बयान देने के बाद बजरंग दल और हैदराबाद का विधायक टी राजा सिंह औरंगजेब की कब्र हटाने की बात करने लगे हैं। टी राजा सिंह तो ताल ठोक के कहता है कि उसका एकमात्र मकसद औरंगजेब की कब्र को हटाना है, यानी जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। और इसी के चलते नागपुर में माहौल बिगड़ा। अफवाह फैली कि बजरंग दल वालों ने कुरान का अपमान किया है। सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर निकल आई और पत्थरबाजी होने लगी। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने लिखा कि जहां कभी दंगे नहीं हुए, जहां बाबा साहेब अंबेडकर की दीक्षा भूमि है, उस नागपुर में भी दंगे हो गए। 1707 में औरंगजेब मरा और उसकी एक साधारण सी कब्र बनी। अब 2025 में लोगों को याद आया कि 13.25 रुपए में बनी वो कब्र देश के लिए खतरा है। सवाल यह है कि देश के लोगों को कौन बता रहा है कि औरंगजेब की कब्र खतरनाक है? वही व्यक्ति बता रहा है जो जनता के वोट से चुना गया है, कथित रूप से, जो राज्य का मुख्यमंत्री है। और ये सब कुछ उस फिल्म के बाद हुआ जिसे मोदी सत्ता ने प्रमोट किया। औरंगजेब के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत भरने के लिए बनाई गई फिल्म ने 500 करोड़ से ज्यादा का धंधा किया। ये आंकड़ा गवाह है कि लाखों लोगों ने फिल्म देखी है। और जब लोगों के अंदर आक्रोश भर गया, औरंगजेब के प्रति नफरत भर गई, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुगल शासक की कब्र ढहा देंगे। सवाल यह है कि क्या शिवाजी के प्रति फडणवीस का सम्मान ढकोसला है? क्या शिवाजी के बेटे और पोते भी चाहते थे कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र न रहे? औरंगजेब की कब्र को शिवाजी के पोतों पर पोतों ने क्यों नहीं ढहाया? सच्चाई यह है कि औरंगजेब के खिलाफ नफरत की राजनीति शिवाजी और संभाजी के नाम पर हो रही है। तो जनता को जान लेना चाहिए कि शिवाजी के बाद होने वाले मराठा शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर क्या कहते थे। याद रखिए कि औरंगजेब को चोर कहने वाले शिवाजी के वंशज और 17 लोकसभा सीट के सांसद उदयभान राजे भोसले भाजपा में हैं और उनके बयानों को राजनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। हमारी दिलचस्पी अपने दर्शकों और सब्सक्राइबर्स के लिए ये बताने और जानने में है कि मध्यकाल के मराठा शासकों ने औरंगजेब की कब्र को लेकर क्या स्टैंड लिया, क्योंकि संभाजी महाराज के मारे जाने के बाद मराठा शासक एकजुट होकर औरंगजेब से लड़ने लगे थे। इससे पहले ये जान लीजिए कि जिस महाराष्ट्र में शिवाजी का मंदिर बनवाकर उनकी पूजा की जा रही है, उन्हें देवताओं के बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, उन्हीं शिवाजी के बारे में उड़ीसा का एक बीजेपी सांसद क्या सोचता है। 17 मार्च 2025 को उड़ीसा के बारगढ़ से बीजेपी के लोकसभा सांसद प्रदीप पुरोहित ने कहा कि नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। सवाल यह है कि क्या यह शिवाजी महाराज का अपमान नहीं है? शिवाजी पर कभी आरोप नहीं लगा कि उन्होंने राजधर्म नहीं निभाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने की नसीहत दी थी, सलाह दिया था। शिवाजी पर कभी किसी लड़की की जासूसी करवाने का आरोप नहीं लगा। उन पर कभी यह आरोप नहीं लगा कि उन्होंने मुजरा और मंगलसूत्र छीन जाने का डर दिखाकर शासन किया हो, उन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगा हो। शिवाजी ने कभी नहीं कहा कि वे मुसलमानों को कपड़ों से पहचान लेते हैं, और न ही उनके किसी राज दरबारी ने कहा कि उन्हें मुसलमानों का वोट और समर्थन नहीं चाहिए। शिवाजी की सेना में मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, मगर उन्होंने धर्म के आधार पर किसी की वफादारी को चेक नहीं किया। हाँ, मुगलों ने धर्म की राजनीति खूब की, इस्लाम कबूल करने का ऑफर भी खूब दिया, मगर राजा ने राजा को दिया। अकबर या औरंगजेब ने अभियान चलाकर लोगों को इस्लाम कबूल करवाया होता तो भारत में शायद एक भी हिंदू न बचते, या फिर औरंगजेब ने अगर बंदूक की नोक पर, तलवार की नोक पर ऐसा किया होता तो शायद हिंदू न रह पाते। फडणवीस जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो मराठी मानुस का ध्यान भटका रहे हैं, खुद को शिवाजी का सबसे बड़ा खैर ख्वाह साबित करने में लगे हैं। मगर फडणवीस मोदी को शिवाजी बताने वाले बीजेपी सांसद के बयान पर मुंह नहीं खोलते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो मोदी की चर्चा करनी ही है ना। मराठों का शासन 1674 से 1818 तक चला। अंग्रेजों ने मराठा संघ को हरा दिया, पेशवा का पद समाप्त
समाप्त हो गया, मगर मराठा संघ के शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर फडणवीस से अलग विचार रखते थे। मुगलों के स्मारकों और उनकी कब्रों को ढहा देने की बात कहते उन्हें नहीं सुना गया। शायद मराठे अपनी जनता की चिंता करते थे। मराठों ने अपनी पहचान और राजनीति को तवज्जो तो दी, लेकिन इतिहास के प्रति सम्मान बनाए रखा, स्मारकों के प्रति सम्मान बनाए रखा। छत्रपति साहूजी महाराज प्रथम मराठा साम्राज्य के 5वें शासक थे, मगर उससे पहले वे शिवाजी के पोते थे और जब राज संभाला तो औरंगजेब की कब्र पर गए, उसके प्रति अपना सम्मान जताया। इस किस्से से पहले औरंगजेब की कब्र की बात करते हैं। 3 मार्च 1707 को 88 वर्ष की उम्र में औरंगजेब की अहमदनगर में मौत हो गई। अहमदनगर आज के महाराष्ट्र में है और इसी के साथ औरंगजेब के 49 साल के शासन का अंत हो गया। अपने जीवन के आखिरी 25 साल औरंगजेब ने मराठों से जबरदस्त लड़ाई लड़ते हुए बिताया। इस लड़ाई की अगुवाई शिवाजी ने की। बाद में संभाजी और दूसरे मराठा शासकों ने भी लड़ाई जारी रखी। लगातार लड़ाई के बावजूद औरंगजेब को दक्कन के कुछ इलाकों से लगाव हो गया। ऐसा ही एक इलाका था रौजा, जो कि आज के औरंगाबाद से 26 किलोमीटर दूर है और इस जगह पर बड़ी संख्या में सूफी संत रहते थे। औरंगजेब जब बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा था, उसे इसी जगह पर शांति मिली और अपनी वसीयत में औरंगजेब ने लिखा कि उसे सूफी संत जैनुद्दीन सिराजी की कब्र के पास दफनाया जाए और औरंगजेब की मौत हुई अहमदनगर में। फिर उसकी डेड बॉडी को खुलदाबाद ले जाया गया, जो कि अहमदनगर से 136 किलोमीटर दूर है और उसकी इच्छा के मुताबिक बहुत ही सादे तरीके से दफना दिया गया। जिस जगह पर औरंगजेब को दफनाया गया उसे रौजा कहा जाता था। बाद में उसका नाम बदलकर खुलदाबाद कर दिया गया, जिसका मतलब है स्वर्गीय निवास। ये एक तरीके से औरंगजेब को श्रद्धांजलि थी और मौत के बाद औरंगजेब को खुल्द मकान की उपाधि दी गई। मुगल शासक की कब्र कच्ची थी, मगर आज भी बेहतर हालत में है और औरंगजेब ने खुद तय किया था कि वो अपनी कब्र को अपनी कमाई से बनवाएगा। इंडियन एक्सप्रेस में जिसान शेख ने लिखा कि औरंगजेब ने अपनी कब्र के लिए 14 रुपए 12 आना दिया था। हालांकि रकम को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। अशोक कुमार ने इसे 13.25 रुपए लिखा है, मगर औरंगजेब ने यह पैसा टोपियां सिल के कमाया था और यह सब कुछ उसने अपने बुढ़ापे में किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने औरंगजेब की कब्र के बारे में लिखा है कि 1760 ईस्वी में वहां कुछ गेट टाइप का निर्माण हुआ और 1904-1905 में जब लॉर्ड कर्जन खुलदाबाद पहुंचा तो उसने देखा कि एक महान मुगल शासक की कब्र कच्ची खुले में पड़ी थी। तो उसने मकबरे के चारों ओर संगमरमर की ग्रिल बनवाई और सजावट कराई। कब्र आज भी कच्ची ही है, उस पर मीठी तुलसी का पौधा लगा है जिसे सब्जा कहते हैं और वहां कोई छत नहीं है। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद बहुत कुछ बदल गया। मराठों की ताकत बढ़ी और एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर वो उभरे। मराठों और मुगलों के बीच वर्षों तक चली जंग और संभाजी महाराज की निर्मम हत्या के बावजूद मराठों ने औरंगजेब की कब्र को हाथ नहीं लगाया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कैसे मरवाया था, छावा फिल्म के जरिए मोदी सत्ता सबको दिखा रही है, बता रही है और इसी के माध्यम से लोगों को भड़का रही है। मगर इतिहास औरंगजेब की कब्र को मिटा देने का नहीं है। फडणवीस जो करना चाह रहे हैं वो कम से कम साहसी लोगों का काम तो नहीं हो सकता। गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों, जिनकी उम्र 8 साल और 6 साल थी, उन्हें औरंगजेब के गवर्नर वजीर खान ने कत्ल करवा दिया था। वजीर खान ने जोरावर सिंह और फतेह सिंह को धर्म बदलने का ऑफर दिया, फिर दीवार में चुनवाने लगा। तब भी ऑफर दिया कि अगर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो जान बख्श दी जाएगी। मगर 6 और 8 साल की उम्र के जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया और जब दीवार में चुनवाते वक्त उनका कंधा और सिर बचा था, तब वजीर खान ने एक बार फिर से धर्म बदलने का ऑफर दिया, मगर गुरु गोविंद सिंह के बेटों ने हाँ नहीं बोला। फिर दीवार से निकाल कर दोनों भाइयों को वजीर खान के सामने पेश किया गया तो तलवार से मारे जाने का आदेश हुआ। जोरावर और फतेह सिंह की मौत की खबर सुनते ही उनकी दादी माता गुजरी ने सदमे से दम तोड़ दिया। सवाल यह है कि संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच जंगली लड़ाई और अत्याचार के बहाने फडणवीस की अगुवाई में हिंदुत्व की सत्ता औरंगजेब की कब्र पर फावड़ा चलाना चाहती है, मगर उसी देश में सिख औरंगजेब की कब्र खोदने और ढहाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सिखों को गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे बेटों की हत्या का बदला नहीं लेना है? या फिर सिख इतने कायर नहीं हैं जो 300 साल पहले मरे मुगल शासक की कब्र ढहाकर अपनी मर्दानगी दिखाएं? ये सवाल बनता है, क्योंकि जो लोग समझदार हैं वे जानते हैं कि मध्यकाल में जो हुआ उसका बदला मध्यकाल में लिया जाना था, 300 साल पहले लिया जाना था। खुलदाबाद में औरंगजेब की हड्डियां गल गई होंगी, उसकी कब्र को खोदने और उखाड़ फेंकने की बात कोई कायर ही कर सकता है। और अब औरंगजेब की कब्र पर शिवाजी के पोते के पहुंचने का किस्सा सुनिए। जिसान शेख ने लिखा कि औरंगजेब की मौत के बाद जब संभाजी महाराज के बेटे साहू महाराज प्रथम मुगल कैंप से छूटकर आए तो वो औरंगजेब की कब्र पर गए। दरअसल मुगलों ने साहू प्रथम को 7 साल की उम्र में ही बंदी बना लिया था। अपनी जिंदगी के 18 साल साहूजी महाराज प्रथम ने मुगल दरबार में बिताया तो साहूजी महाराज को औरंगजेब से नफरत होनी चाहिए थी, क्योंकि 1689 में औरंगजेब ने उनके पिता संभाजी को मरवा दिया
दिया था, मगर साहू जी ने औरंगजेब की कब्र नहीं तोड़ी। एक और बात कि औरंगजेब साहू जी महाराज से नफरत करता तो उनके पिता की तरह उनकी भी हत्या करवा देता, उन पर भी अत्याचार करता, मगर औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने लड़ाई राजा से लड़ी, उनके बच्चे से नहीं जो कि पहले से बंदी था। फडणवीस को फोकस महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था और लड़की बहन योजना पर करना चाहिए था, किसानों की आत्महत्या रोकने पर करना चाहिए, महाराष्ट्र में कुपोषित बच्चों पर करना चाहिए, बेरोजगारी से दम तोड़ रहे लोगों पर करना चाहिए, मगर अपनी असफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहते हैं। 49 साल तक राज करने वाला मुगल शासक भी अपनी कब्र में मुस्कुराता होगा कि बड़े आए दक्कन के शासक बनने वाले। वीजी खोबरेकर ने अपनी किताब मराठा कालखंड में साहू जी महाराज प्रथम के औरंगजेब की कब्र पर जाने का किस्सा विस्तार से लिखा है। इस किताब को महाराष्ट्र की सरकार छापती है और उसमें लिखा है कि अपनी रिहाई के कुछ दिनों बाद ही साहू जी महाराज जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए। हर जाति धर्म के लोग उन्हें प्यार और सम्मान देते थे और जब मानसून का मौसम खत्म हो गया तो साहू जी राजे अहमदनगर पहुंचे। वे अहमदनगर में अक्टूबर तक रहे और ताराबाई के खिलाफ जंग की तैयारी करते रहे। शुरू में साहू जी प्रथम ने अहमदनगर को अपनी राजधानी बनाने की सोची, मगर उस पर मुगलों का कंट्रोल था तो उन्होंने मुगलों को नाराज करने से परहेज किया और अहमदनगर पर कब्जा करने का इरादा त्याग दिया। वहां से उन्होंने खुलदाबाद का दौरा किया और औरंगजेब की कब्र पर जाकर उसके प्रति अपना सम्मान जताया। रिचर्ड ईटन ने अपनी किताब अ सोशल हिस्ट्री ऑफ दक्कन में ताराबाई और साहू जी की प्रथम लड़ाई पर विस्तार से लिखा है। तो सवाल यह है कि ये ताराबाई कौन थी? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ताराबाई दरअसल साहू जी प्रथम की मां थी, संभाजी महाराज की विधवा थी। ताराबाई साहू जी का इसलिए विरोध करती थी कि संभाजी महाराज के बेटे ने अपनी जिंदगी के 18 साल मुगलों के कैंपों में गुजारे थे। वो फर्राटेदार फारसी बोलते थे और उनके उठने बैठने का अंदाज बिल्कुल शाही था। ताराबाई का मानना था कि साहू जी महाराज सांस्कृतिक तौर पर मराठा राजकुमार के बदले मुगल राजकुमार बन चुके हैं, इसलिए ताराबाई की दलील थी कि साहू जी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ताराबाई को साहू जी के मराठा सम्राट बनने पर भी आपत्ति थी। वो उसे एक तरीके से राजद्रोह के रूप में देखती थी क्योंकि उनके मराठा शासक बनने की मंजूरी मुगल शासक बहादुर शाह ने दी थी। बहादुर शाह औरंगजेब का बेटा था। बाद में साहू जी प्रथम जब औरंगजेब की कब्र पर चलकर गए तो उन्होंने ताराबाई के आरोपों को ही सही साबित कर दिया। मराठों ने मुगल स्मारकों और उनकी कब्रों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। औरंगजेब की कब्र भी वैसी ही रही जैसी बनाई गई थी। बाद में मराठों ने बहुत जगह पर लूट को अंजाम दिया और जंग के दौरान किलों, मकबरों और शाही इमारतों को लूटने और बर्बाद करने से भी परहेज नहीं किया। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले जब उन्होंने लाल किले पर आक्रमण किया तो दीवाने खास को भी लूट लिया। इसी दीवाने खास पर बैठकर मुगल शासक राज्य के मेहमानों और बड़े बड़े अधिकारियों को रिसीव करते थे। राजस्थानी भाषा की मशहूर लेखिका लक्ष्मी चुड़ावत का एक वीडियो बयान हाल ही में वायरल हुआ जब हर तरफ छावा की धूम मची थी। इस वीडियो में लक्ष्मी चुड़ावत मराठों की घनघोर आलोचना कर रही हैं और कहती हैं कि जब मराठे आते थे तो गोबर के उपले तक लूट ले जाते थे। लक्ष्मी चुड़ावत 1916 में पैदा हुई और 2014 में उनका निधन हुआ। अफसोस कि फडणवीस जो कर रहे हैं उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद करने के बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के तमाम नफरती क्या औरंगजेब की कब्र तोड़ेंगे? क्या लगता है आपको, औरंगजेब की कब्र तोड़कर उससे बदला लिया जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।